Hello learners, you must have understood about concept and need of lesson planning if you have watched my video. In this video I shall discuss various approaches to lesson planning यानी कि पाठ योजना के विभिन्न उपागमों के बारे में हम बात करेंगे. But before that, subscribe to my channel and tap the bell icon so you get the notification whenever I upload my new video. So ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो लर्नर्स शुरू करते हैं अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना के उपागम. देखिए, जब भी हम पाठ योजना बनाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था अपने वीडियो में, तो हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं. ये तरीके कौन से होते हैं, ये किसने हमें दिए हैं, कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, तो इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो देयर आर वेरियस वेज lesson can be planned. So these ways are actually known as approaches. रूपरेखा यानी कि जो रूपरेखा हमारे सामने है किसी पाठ योजना की तैयारी की, वो उसी को हम जिस तरीके से करते हैं उसको हम उपागम कहते हैं. और बहुत सारे उपागम हमारे पास हैं, हम लोग जानते हैं उनके बारे में. एंड दे आर सम ऑफ देम आर हर्बर्शियन अप्रोच, जो हर्बर्ट ने दी थी, इसे हर्बर्शियन उपागम भी कहते हैं. दूसरी है डीवी एंड किलपैट्रिक अप्रोच. तीसरी है मॉरिसन अप्रोच. और चौथी है अमेरिकन अप्रोच. जो अमेरिकन अप्रोच है, इसमें कई लोगों ने अपने अप्रोचेस उपागम दिए हैं, जैसे ब्लूम, बहुत जाना माना नाम है शिक्षाविदों में. दूसरा है फ्लेंडर, और ऐसे कई सारे हैं. ब्लूम की जो मूल्यांकन उपागम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंडियन अप्रोच कहीं हद तक इसी उपागम से प्रेरित है. सो लास्ट में है आपकी इंडियन अप्रोच, जिसमें एनसीईआरटी दिल्ली, सीएएसई केस बड़ौदा, आरसीईएम अप्रोच मैसूर द्वारा जो दी गई है उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो है हर्बर्शियन अप्रोच, जो हमें जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी थी. और इसे उन्होंने 5 स्टेप सिस्टम यानी कि 5 सोपान तंत्र की उपाधि भी दी थी. 5 सोपान का मतलब है यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. इसमें जो पहली स्टेप आप देख रहे हैं वो है लेसन की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ लेसन. सेकेंड स्टेप है जो आपने तैयारी करी है पाठ से, अपने जो पाठ योजना बनाई है उसका प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण करना है. तीसरा हमारा है जो भी कंटेंट या विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको हमें समझाना है. आज हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, उनको आपको एक एक करके, इन एक एक को जो मैं कह रही हूँ ना, इनको शिक्षण बिंदु कहते हैं, इनको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, समझाना है, उसकी व्याख्या करनी है. और उसके बाद आता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन. इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगी. और लास्ट में आता है एप्लीकेशन एंड रिकैपिटुलेशन. एप्लीकेशन और रिकैपिटुलेशन का मतलब है जो भी हम सीखते हैं उसको हम कहाँ अप्लाई कर पाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. और आखिरी में आपका जो रिकैपिटुलेशन है, जो भी हमने पढ़ा उसको हम ज़रूर रिवाइज करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति हम ज़रूर करते हैं. तो सबसे पहला जो हर्बर्ट ने बात करी थी वो थी प्रिपरेशन ऑफ लेसन. उस पहले स्टेप में जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स आपके सामने, उसमें हमें सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण करना है. लर्नर्स, मैं उद्देश्यों के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगी और आप समझ पाएंगे कि उद्देश्य कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके बारे में जानना कितना ज़रूरी है. बिकॉज आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स और इवन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स. तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. तो पहला है उद्देश्यों का निर्माण. दूसरा है पूर्व ज्ञान की जांच. जब भी आप कक्षा में जाते हैं तो आपको ज़रूर बच्चों को कुछ ना कुछ पहले से जो वो जानते हैं उसके प्रश्न पूछने चाहिए. इससे सब में कॉन्फिडेंस आता है, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है. तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए यू हैव टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज. आपको ये हेल्प करेगा कि बच्चा कितना पढ़ के आया है पिछली कक्षा से. फिर आपको इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करना है. तो आपके लेसन प्लान में ज़रूर मेंशन होना चाहिए
कि आप कक्षा में कोई क्रिया करेंगे, कोई प्रयोग करेंगे, कोई ऐसी गतिविधि करेंगे या कोई ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो बच्चों को ये पाठ पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर पाएगी। सो रुचिपूर्ण तरीके से कैसे करेंगे। और आखिरी में इसमें है कि किस प्रकार से आप पूर्व ज्ञान से उसको नए ज्ञान की ओर ले जाएंगे और उसके लिए आपने क्या लिंक बनाया है, एक संबंध क्या बनाया है, ताकि आप छात्र की उंगली पकड़कर जो वो जानता है उसको नए ज्ञान की ओर, जो वो नहीं जानता है वहां तक ले जाएंगे। यानी कि जो नोन है उससे अननोन की ओर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपेयर्ड लेसन। जो आपने बनाया है, लेसन प्लान बनाया है, आप उसको लेके जब कक्षा में जाएंगे तो कैसे आप क्या करेंगे, आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन के बाद आपको बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, डेवलप करना है, अपने प्लान को आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस में लाना है। तो उसको विकास करने के लिए आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने पड़ेंगे और उसके बाद जो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा उसको आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है, उसकी व्याख्या करनी है। और उसको कैसे आप कर सकते हैं, उसको कैसे रुचिपूर्ण बना सकते हैं, अच्छी विधियों द्वारा, अच्छी सहायक सामग्री द्वारा, मॉडल द्वारा, एक्टिविटीज़ करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, क्रियाएं करके आप उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा जो स्टेप उन्होंने बताया था हर्बर्ट ने, वो था एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट। यानी कि जो आप पाठ्य वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप बहुत आसान सरल शब्दों में रुचिपूर्ण तरीके से आप उसको समझाइए। जितना आप अच्छे से समझाएंगे, सरलतम तरीके से समझाएंगे, छात्र उतना ही उसको खुशी से और मन से और रुचि से एक्सेप्ट करेगा, समझेगा। इसके लिए आप विभिन्न विधियां कर सकते हैं यूज़, और इन विधियों के बारे में भी मैं अपने किसी वीडियो में ज़रूर चर्चा करूंगी। फिर आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि किस प्रकार से आप एक निष्कर्ष पर, एक निर्णय पर आप पहुंचते हैं। कल्मिनेशन, जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, जिन प्रत्ययों को, जिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है आपने आज, उन कॉन्सेप्ट्स को आपस में किस प्रकार से आप संबंधित करते हैं, कैसे एसोसिएट करते हैं। जब हम एसोसिएट करते हैं ना तो हमें जल्दी याद होता है। कैसे याद होता है, फॉर एग्जांपल साइंस का आप कोई उठाइए कि जितना आप बल लगाएंगे उतना ज़्यादा दाब होगा। द मोर फोर्स यू अप्लाई द मोर प्रेशर इट हैज़, तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये आप बच्चा कैसे समझता है, क्रियाओं से समझता है। आपने कक्षा में समझाया होगा क्रियाओं द्वारा या कुछ करके दिखाया होगा एक्सपेरिमेंट द्वारा, बच्चा समझ गया। और बच्चे ने एक इस कॉन्सेप्ट्स को मिला के, यानी कि दाब और फोर्स को मिला के उसको एक चीज़ पता चल गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दैट मीन्स कि बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो बच्चे ने ये निष्कर्ष निकाल लिया। और लास्ट में जो भी बच्चे ने पढ़ा समझा उसका अनुप्रयोग करना, यानी कि किस तरह से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसने आज आपसे सीखा एज अ टीचर, वो उस ज्ञान को आगे कैसे यूज़ कर सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, जोड़ना घटाना, तो जोड़ना घटाना तो हमको आता ही है, लेकिन जोड़ना आपने देखा होगा जब हम गुणा करते हैं तब भी हम, जब कई सारे डिजिट्स को हम गुणा करते हैं तो हम उसमें जोड़ भी करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ माइनस भी करते हैं, यानी कि हम उसको, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बच्चे को अगर माइनस करना ही नहीं आएगा, घटाना ही नहीं आएगा, तो डिवीजन करके वो क्या करेगा, वो सीख के क्या करेगा। सो उसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपके समक्ष जो है फॉर्मेट प्रस्तुत कर रही हूँ, रूपरेखा एक प्रॉपर लेसन प्लान की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर लेसन प्लान नंबर, सब्जेक्ट, कौन सा विषय है, क्या डेट है, क्लास कौन सी है, क्लास सिंगल है या उसका कोई सेक्शन है, वर्ग है कि उस क्लास का, टॉपिक क्या आज पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक आप हमेशा स्टेटमेंट ऑफ द एम आप नीचे देख रहे होंगे, वो जब आप उद्देश्य कथन कर लेते हैं ना उसके बाद ही आप टॉपिक लिखते हैं, तो टॉपिक वाला पोर्शन छोड़ देते हैं तब तक के लिए। और ड्यूरेशन, अगर आपका जो समय अंतराल है कक्षा का वो 30 मिनट का है, 25 मिनट का है, 40 मिनट का, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में
बहुत क्लियरली स्पष्टता से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज़ पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सहायक सामग्री। आप चार्ट लाए हैं, मॉडल लाए हैं, कोई वास्तविक वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट्स लाए जैसे फूल, पत्थर, पानी, दूध, सब्जियां, फल, कुछ भी लाए हो आप क्लास में। फिर हम प्रस्तावित करते हैं अपने टॉपिक का, प्रकरण का, आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा उद्देश्य कथन होगा कि बच्चों आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे, छात्रों आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टॉपिक में हुमायूं लिख देंगे, या टॉपिक में हम बैंक लिख देंगे, या टॉपिक में हम विशेषण लिख देंगे। उसके बाद आता है अब हम प्रश्न पूछेंगे, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, और हम धीरे धीरे अपने शिक्षण बिंदुओं को लेना शुरू करेंगे और स्पष्टीकरण करना शुरू करेंगे। और देखिए, अगर आपका स्पष्टीकरण लंबा हो रहा हो, आपकी व्याख्या लंबी हो रही हो, तो बच्चे को बोरियत ना हो। टू अवॉइड दैट बोरिंग सिचुएशन यू कैन आस्क कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये जानने के लिए कि जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं क्या बच्चा समझ रहा है, इसलिए हमको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने चाहिए। उसके बाद हमारी आती है श्यामपट्ट सारांश, यानी कि ब्लैक बोर्ड समरी। आपने जो भी पढ़ाया उसके मुख्य बिंदु जो होते हैं वो आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं। श्यामपट्ट पर आप सारा चैप्टर जो आज आपने पढ़ाया है, सारा प्रकरण आप नहीं लिख सकते, आप टॉपिक पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत लंबा है और बोर्ड आपका छोटा है। तो आपको मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु वहाँ पे लिखने हैं जो बच्चे अपने कॉपी में आगे उतारेंगे। और श्यामपट्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बच्चे से रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस, यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे कि जो भी हमने पढ़ाया क्या बच्चे को समझ में आया। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपके लेसन प्लान में जो रिकैप क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं पूछेंगे, आप सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। हो सके तो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे। और उसके बाद आप लेसन प्लान में गृह कार्य ज़रूर लिखेंगे, बहुत ज़्यादा ना लिखें, थोड़े लिखें जो बच्चा आसानी से कर सके। और आखिर में जिन किताबों से आपने अपना लेसन प्लान या पाठ योजना तैयार करी है उन किताबों के आप यहाँ पे जिक्र करेंगे संदर्भ ग्रंथ में, यानी कि रेफरेंस में। अब हम दूसरे अप्रोच की बात करेंगे जो ड्यूवी एंड किलपैट्रिक ने दी थी। इसको प्रोजेक्ट अप्रोच भी कहते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि हर्बर्ट ने प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दिया, और वहीं डीवी और किलपैट्रिक ने एक्सपीरियंसेस पे यानी कि अनुभवों पे बहुत ध्यान दिया। तो आपको भी पता है कि जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, अक्सर आपने सुना होगा स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी में, विंटर वेकेशन में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में सामाजिक कौशल डेवलप होता है, सोशल स्किल्स। बच्चा लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है, दोस्तों से बात करता है, तो इससे उसकी सामाजिक स्किल डेवलप होती है। और अगर वो प्रोजेक्ट ग्रुप में कर रहा है, समूह में कर रहा है, तो और भी बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, विकास के लिए। और स्वयं एक्टिविटी करने के लिए भी वो तत्पर रहता है, सेल्फ एक्टिविटी उसके अंदर बढ़ती है। इसमें जो स्टेप्स आते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि पहले हम जानेंगे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे। मैं प्रदूषण संबंधित प्रोजेक्ट करूंगी, मैं पर्यावरण संबंधित प्रोजेक्ट करूंगी, मैं पोषण संबंधित प्रोजेक्ट करूंगी। तो अगर मैं न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट उठाती हूँ तो नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स कि मैं सेलेक्ट करूंगी टॉपिक को। तो न्यूट्रिशन एज सच, पोषण हम पूरा टॉपिक नहीं ले सकते, तो उसमें मैं विटामिन्स ले रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ, या संतुलित आहार ले रही हूँ। अगर मैं बैलेंस डाइट में ले रही हूँ तो वो टॉपिक मैं प्रोजेक्ट के लिए ले लूँगी। उसके बाद मैं उसको प्रपोज करूँगी, उस टॉपिक को मैं प्रस्तावित करूँगी कि इस टॉपिक पर या इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम काम करेंगे। उसके बाद जब हमने तय कर लिया सब कुछ, तो अब हम प्लान करेंगे, यानी कि नियोजित करेंगे, नियोजन करेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे जाना है, किसकी किसकी मुझे मदद चाहिए, ये सारी चीज़ें, कितना पैसा लगेगा आदि। उसके बाद मैं जब सारी तैयारी कर लेती हूँ तो उसके क्रियान्वयन का समय आ गया, एग्जीक्यूशन का। अब मैं प्रोजेक्ट करने के लिए फील्ड में या जहाँ भी मुझे जाना है वहाँ मैं जाऊँगी और अपने प्रोजेक्ट को
करूँगी। उसके बाद जो भी हम काम करते हैं कि मैंने पेंटिंग कैसी बनाई, मैंने रंगोली कैसे बनाई, मैंने खाना कैसे बनाया, हम उसको ज़रूर चेक करते हैं और इसी चेकिंग को, इसी जांच करने को मूल्यांकन कहते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन। और जब हमने ये सब कर लिया उसके बाद हम ज़रूर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट हम कागज़ पेन से तैयार कर सकते हैं या हम उसको कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हम उसको टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी सीडी बना सकते हैं, हम कुछ भी इस तरह से अपना अभिलेख तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड की आपने खूबियां जान ली। अब हम आते हैं जो एक अमेरिकन अप्रोच का बहुत ही अच्छा उपागम है, वो है मूल्यांकन उपागम, और इसे डॉक्टर B.S. ब्लूम ने दिया था। ये जो उपागम है ये उद्देश्य केंद्रित होने की वजह से इसमें मूल्यांकन पे बहुत जोर दिया गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम उद्देश्य बनाकर, सेट करके, फ्रेम करके तभी कक्षा में जाते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति हेतु हम कक्षा में शिक्षण करते हैं। हम वैसा ही पढ़ाते हैं जैसा आई हैव सेट माई ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्टिव या बेस्ड ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स वी टीच इन द क्लास। सो व्हेन वी टीच इन द क्लास, how we have taught, how much students have understood, for that we need evaluation, कि बच्चे ने कितना समझा जो मैंने आज कक्षा में पढ़ाया, उसके लिए मुझे मूल्यांकन करना ज़रूरी है। तो हम ये यहाँ कह सकते हैं कि ब्लूम ने मूल्यांकन पर जोर दिया। और ये जानने के लिए कि मैंने जो विधियाँ कक्षा में यूज़ करी थी, जो तरीके इस्तेमाल करे थे, जो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करी थी एज अ टीचर, क्या मैं उसमें सफल रही? हैव आई बीन सक्सेसफुल? और इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। और इस आधार पर ब्लूम ने इसे त्रिध्रुवीय उपागम भी कहा है, जिसमें 3 ध्रुव हैं जो आप देख पा रहे हैं। एक ट्रायंगल मैंने बनाया, त्रिभुज। उसमें पहला जो उपागम आपका आता है वो है उद्देश्यों का निर्माण, ऑब्जेक्टिव बनाना। दूसरा है अधिगम अनुभवों का सृजन करना, कक्षा में इस प्रकार का माहौल बनाना कि वो शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छा हो, एंड स्टूडेंट्स आर एट ईज एंड कंफर्टेबल एंड लव द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दिस टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। और जो भी बात हमने अभी करी उसके बाद हमें करना होता है कि देखना है कि बच्चे में व्यवहार परिवर्तन आया, क्या बच्चे ने कुछ सीखा, तो उसके लिए हमें मूल्यांकन ज़रूरी है। एक टर्म मैं आपको समझाना चाहूँगी, व्यवहार परिवर्तन। देखिए, व्यवहार परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि बैड बिकम्स गुड या रॉन्ग बिकम्स राइट। व्यवहार परिवर्तन का है कि जब हम कहते हैं ना कि हम लोग डांटते हैं ना, क्या अनपढ़ों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पढ़ने के बाद व्यक्ति में के व्यक्तित्व में बदलाव आता है, उसकी पर्सनालिटी में चेंज आता है एजुकेशन के बाद। सो वी अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज एंड दैट चेंज हैज़ टू बी मेजर्ड। उस परिवर्तन को जांचने के लिए हमें मूल्यांकन करना आवश्यक है। और ब्लूम ने इसी आधार पर एक रूपरेखा दी है लेसन प्लान की, जो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी आप ब्लूम के द्वारा दी गए रूपरेखा के आधार पर भी पाठ योजना बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो है शिक्षण बिंदु का, टीचिंग पॉइंट, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप प्रदूषण पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रदूषण में बहुत सारे शिक्षण बिंदु होंगे। क्या क्या होंगे? पहला होगा कि प्रदूषण क्या होता है, दूसरा होगा कि कॉजेज, कारक प्रदूषण के, पोल्यूशन के कॉजेज क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन, प्रदूषण होने के पीछे कारक क्या है, दूसरा टीचिंग पॉइंट हो गया। तीसरे, इससे होने वाली हानियां क्यों नुकसानदायक है, फिर इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये 4 टीचिंग पॉइंट लेके आज मैं चली हूँ। फिर आता है EBO, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, यानी कि आपके पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर क्या बदलाव आएगा। बच्चा प्रदूषण के बारे में जान पाएगा, कारकों के बारे में जान पाएगा, और कैसे बचा जा सकता है ये जान पाएगा, और इनका कितना यूज़ करेगा, अप्लाई करेगा। याद है ना आपको, मैंने पिछले स्लाइड में बात करी थी एप्लीकेशन, कैसे प्रयोग करेगा अपने निजी जीवन में, अपने डेली लाइफ में। हाउ विल ही प्रूव, हाउ विल ही यूज़ एंड हाउ विल ही बी यूजफुल टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ही हैज़ लर्नड अबाउट द पोल्यूशन टुडे। फिर आते हैं आपके अधिगम अनुभव, जिसके अंतर्गत 2 कॉलम होते हैं,
टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। ये अधिगम अनुभव में दो मेन पिलर्स हैं, यानी कि टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं है। तो इनकी एक्टिविटी इन्होंने क्या किया, टीचर ने क्या किया और छात्र ने किन किन चीज़ों का जवाब दिया, प्रश्न पूछा, डाउट पूछे आदि। उसके बाद विधि और विधियाँ, क्या मैंने आज विधि और प्रविधि यूज़ करी है, कौन से तरीके से मैंने पढ़ाया, क्रिया की, कोई वस्तुएं दिखाई, कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया, कोई बच्चों को मॉडल दिखाया आदि। और फिर हमने मूल्यांकन करना है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो उपागम है वो है मॉरिसन द्वारा दिया गया। यहाँ पे मॉरिसन ने इसको लेसन प्लान ना कह के यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना कह के कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा वैज्ञानिक विधि है। ही said that this is more of a scientific approach। और इन्होंने जो बच्चों की, जो छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं जिससे वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, उन पे ज़्यादा बल दिया है। और जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप से पहला खोज करना है। यहाँ पे उन्होंने बच्चों को खोजी कहा है, अन्वेषणकर्ता कहा है, रिसर्चर कहा है, साइंटिस्ट कहा है। तो वो खुद एक्सप्लोर, खुद ही जानेगा, खुद ही सीखेगा। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता, आग देखता है और उसको नहीं पता कि मैं जल जाऊंगा, लेकिन वो आग को छू लेता है। और जब उसको पता चल जाता है कि इसको छूने से मैं जल सकता हूँ, फिर आगे वो कभी भी आग को नहीं छूता। तो दैट इज़ द वे एक्सप्लोरेशन इज़ डन। फिर जो भी आपने जाना उसको प्रस्तुत करना, फिर उसका आत्मसातीकरण यानी कि उसको जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना अपने अंदर। और आपको मैं यहाँ बता दूं कि मॉरिसन ने आत्मसातीकरण पर ज़्यादा बल दिया। उसके बाद जो भी ज्ञान मिला उसको संगठित करना, उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसका वर्णन करना यानी कि उसको प्रस्तुत करना, रेसिटेशन करना। नेक्स्ट हमारा है इंडियन अप्रोच, और इंडियन अप्रोच के अंतर्गत हम बात करेंगे NCERT अप्रोच की। NCERT ने एक्चुअली में ये सारे जो कुछ रीजनल कॉलेजेस थे एजुकेशन के, जो क्षेत्रीय कॉलेज थे, उनके साथ मिलकर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने ये उपागम हमारे समक्ष रखा। NCERT के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संस्थान है। और इन्होंने ये NCERT की जो अप्रोच थी, जो उपागम है, काफ़ी हद तक ब्लूम के उपागम से प्रेरित था। सो इट वॉज बेस्ड ऑन ब्लूम्स अप्रोच। और इसमें जो लेसन प्लान की जो रूपरेखा है, जो फॉर्मेट है, वो काफ़ी हद तक ब्लूम से मिलती जुलती है। और यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ पे बल दिया NCERT ने? इन्होंने बल दिया टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पर, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। इन्होंने लर्निंग एक्टिविटीज़ पर, यानी कि जो अधिगम गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाएं होती, उन पे बल दिया। और इन्होंने मूल्यांकन पर भी बल दिया। और इसके अलावा NCERT इस बात पर भी बल देते हैं, इन तीनों के अलावा, कि छात्रों के, बच्चों के अधिगम अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा में, क्लासरूम में बच्चे का अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा है, उसको ज़रूर होना चाहिए, उसको ज़रूर देखना चाहिए। और उसी के आधार पर उन्होंने इस अप्रोच को तैयार किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 मुख्य आयाम आपको दिख रहे होंगे: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का मतलब अदा, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, आउटपुट का मतलब प्रदा। अदा, इनपुट का मतलब हम क्या चाहते हैं, EBO, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, में क्या चाहती हूँ कि ऑब्वियसली एज अ टीचर मैं चाहती हूँ कि बच्चा ये भी समझ ले, बच्चा वो भी समझ ले, बच्चा समझ ले प्रदूषण क्या होता है, उसके कारक, निवारण, कमियां हमारे अंदर कैसे दूर कर सकते हैं, हम एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक हम क्या कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ एज अ टीचर, लेकिन हम उसको क्या अधिगम अनुभव दे रहे हैं, कक्षा में मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। कुछ से बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ से उतना अच्छा नहीं सीख पाते। तो बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि अधिगम अनुभव कक्षा में कैसा है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और एक्चुअली में बच्चे ने क्या सीखा है, RLO, रियल लर्निंग आउटकम्स, यानी कि वास्तविक अधिगम जो उसका दिखाई दे रहा है हमें, वो कितना प्राप्त हुआ है। तो वास्तविक अधिगम परिवर्तन हमें क्या दिखाई दे रहा है। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, हम चाहते हैं कि मेरी कक्षा के 30 बच्चे IAS बने, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल।
रियलिटी में सब कुछ अलग होता है, क्या आता है एक्चुअली बाहर, वो हमको कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन के द्वारा। तो ये 3 स्टेप है। और जो लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव की बात है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो अब जो NCERT या जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं, हमारा जो फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का, हमारे इंडिया में ज़्यादातर ये फॉर्मेट फॉलो होता है और मेरे ख्याल से आप सबके लिए ये बड़ा सहायक रहेगा जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी सब्जेक्ट पे लेसन प्लान समझना हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले डिटेल में लिखना है जिसको हम जनरल एंट्रीज बोलते हैं, जिसमें लेसन प्लान नंबर, सब्जेक्ट यानी कि विषय क्या है, साइंस है, इतिहास है, इंग्लिश है, फिर क्लास 8th है, 7th है, सेक्शन ABC जो भी है, टॉपिक जो आज आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो साइंस में प्रदूषण आप पढ़ा रहे हैं, 30 मिनट का पीरियड है तो 30 मिनट लिखेंगे। फिर हमारे आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम पे आधार पे होता है कि हम क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या चाहते हैं बच्चों में, उसके आधार पे हम उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। ये भी हम बात करेंगे आपके उसी वीडियो में, और काफ़ी लंबा है इसलिए इसमें हम नहीं ले सकते हैं, उसका डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखें। उसके बाद हमें क्या सहायक सामग्री चाहिए, चार्ट, मॉडल आदि। फिर कौन सी विधि या तकनीकी मैंने यूज़ करी है, मैंने किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया है, एक्सपेरिमेंट द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन द्वारा आदि, इनके बारे में बात करेंगे। बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान जांचने के लिए आप देख रहे होंगे 7वां पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के द्वारा या प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा हम टॉपिक या प्रकरण को प्रस्तावित करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि टीचर प्रश्न पूछता है, फिर बच्चा आंसर देता है, फिर प्रश्न पूछता है, फिर बच्चा आंसर देता है, लेकिन कभी न कभी ऐसा प्रश्न आता है जो बच्चा आंसर नहीं दे पाता, जिसको हम समस्यात्मक प्रश्न या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहते हैं। और इसी के आधार पर मेरा स्टेटमेंट ऑफ द एम होगा कि बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शायद बच्चे ने वो जवाब नहीं दिया। और अब हम अपना टॉपिक या प्रकरण बोर्ड पर लिखेंगे। उसके बाद हम अपना पूरा जो पार्ट है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके बारे में हम ब्लूम में डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षण पॉइंट होंगे, टीचर की एक्टिविटी होंगी यानी कि प्रश्न पूछेगा टीचर, स्पष्टीकरण देगा, क्रियाएं करेगा, छात्र जवाब देगा, क्वेश्चन करेगा, समझेगा, फिर शामपट समरी होगी, सारांश होगा, और उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। आपके लेसन प्लान में गृह कार्य जरूर होना चाहिए और उसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो NCERT वाला दिया गया जो फॉर्मेट है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करा और हम लोगों ने जाना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देख रहे होंगे आप हर उपागम में हर अलग अलग तरीके से लेसन प्लान बनाए जा रहे हैं और हम जो फॉलो करेंगे वो काफ़ी हद तक मिक्स है। NCERT ब्लूम की अप्रोच हम मिक्स करके बनाएंगे और प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस करा वो सब टॉपिक पे लागू नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको अप्रोच को नहीं लेते। सबसे अच्छी अप्रोच जो हम लोग लेंगे वो है ब्लूम और NCERT का मिक्सअप, और इसको हम अपने वीडियो में अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक अप्रोचेस के बारे में, उपागमों के बारे में समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।